नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ धाम के एक वायरल वीडियो की, जिसमें एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती हुई नजर आ रही है और अब इस मामले को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ मंदिर में इस तरह से धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। तो मोटो ब्लॉगर विशाखा के केदारनाथ धाम में अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के वायरल वीडियो पर चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित ने बद्री केदार मंदिर समिति को दोषी ठहराया है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने पुलिस चौकी केदारनाथ को पत्र भेजकर ऐसे यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम रील बनाने वालों पर निगरानी रखते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि धार्मिक परंपराओं के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। दरअसल सोशल मीडिया पर केदारनाथ धाम में राइडर गर्ल विशाखा का अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने और रिंग पहनाकर गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही धाम की परंपराओं के साथ खिलवाड़ किए जाने को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई इस वीडियो में सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है तो कोई करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ इसे बता रहा है। मामले को लेकर तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि आए दिन केदारनाथ धाम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कभी मंदिर के गर्भगृह में पैसे उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि कोई मंदिर के सामने गले मिलकर अपने प्यार का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आकर वीडियो और रील बना रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति दोषी है। मंदिर समिति का कोई मैनेजमेंट नहीं है, जिससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंदिर के आसपास ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है जिससे कोई यहां पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना कर सके। तो बद्री केदार मंदिर समिति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, मैनेजमेंट को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ बद्री केदार मंदिर समिति भी मामले को लेकर के एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बाकायदा पुलिस से शिकायत की गई है, मामले में कार्रवाई की मांग भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह के वीडियो ऐसे कब तक वायरल होते रहेंगे और क्या सचमुच में अगर कोई लड़की किसी लड़के को केदारनाथ मंदिर में प्रपोज कर रही है तो क्या वो सचमुच में धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है? ये सवाल भी कहीं ना कहीं बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 2 सालों से केदारनाथ जी में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन में ऐसी वीडियो जारी हो रही है। लगता है जहां कोई कानून, कोई नियम, कोई परंपरा यहाँ लागू नहीं होती है, इसलिए यहाँ लगातार दूसरे तीसरे दिन में ऐसी वीडियो जारी हो रही है यहाँ तीर्थयात्रियों के द्वारा जो एक भयभीत कर रही है। बुलेटिन में बात अंकिता भंडारी केस की भी कर लेते हैं। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के कोर्ट में अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है, लेकिन इससे पहले अंकिता के माता पिता नाराज नजर आ रहे हैं। तो अंकिता केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। उससे पहले अंकिता के माता पिता केस के सरकारी वकील जितेंद्र रावत को न हटाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने धामी सरकार के खिलाफ गैर राजनीतिक धरने का बिगुल फूंक दिया है। मामले में सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अंकिता के गांव डोब श्रीकोट पहुंचे। उन्होंने अंकिता के माता पिता को आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता धरने पर भी बैठेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सरकारी वकील को हटाया जाएगा, क्योंकि इसकी मांग लंबे वक्त से अंकिता के माता पिता कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से सरकारी वकील को नहीं हटाया गया है। तो क्या जब 17 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी उससे पहले सरकार की ओर से इससे जुड़ा कोई फैसला लिया जाएगा? इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। देखो, शुरू से जो गुजराल जी वो हमारे साथ हैं और इस बार तीसरी बार हमारे यहाँ आए हैं। और उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने भी उनसे भी कहा था कि गुजराल जी जब मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप कभी भी कह सकते हैं, अगर मुझे कभी मेरी ज़रूरत पड़े आप कह सकते हैं, बेझिझक से कह सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो कोटद्वार में हियरिंग चल रही है, तो सरकार ने जो जितेंद्र रावत जी नियुक्त किए हैं, वो बार बार गाँवों के बयान इधर से उधर घुमा रहे हैं। और हमने उसमें एक आपत्ति लगाई थी 1 जून को। मैं दूसरी बार नहीं, आज मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले 2 बार मैं उस घटना के बाद यहाँ पर आया था। उस घटना के दौरान जब
ऋषिकेश में उस बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा था, मैं वहाँ भी गया, घटनास्थल पर गया, तमाम जगह हम लोग गए। देखिए, आज बड़े दुख की बात है कि ये दोनों हमारे ये भाई और ये बहन बहुत ही व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, और जो न्याय की इनको उम्मीद थी वो उम्मीद धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। देखो शुरू आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसी कड़ी में पार्टी इस संगठन को और मजबूत बनाने में जुट गई है। लिहाजा पार्टी के पंजाब और दिल्ली के विधायक भी इन दिनों उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के चंपावत और पिथौरागढ़ जिले का भ्रमण कर बागेश्वर जिले में पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रभारी और विधायकों ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और बीजेपी सरकार को नाकारा बताया। साथ ही दिल्ली और पंजाब के मॉडल को विकास मॉडल बताया है। बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव में जब पार्टी के नेताओं से उम्मीदवार उतारने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि पार्टी बड़े चुनावों को ध्यान में रखकर ही चुनाव लड़ती है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से उत्तराखंड में अपनी जमीन को तैयार करना है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है। लिहाजा दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में है और जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार में है वहां के विधायक अब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पंजाब और दिल्ली में जो विकास के काम हो रहे हैं उसे विकास का मॉडल बताया जा रहा है, उसके आधार पर विकास कार्य करने की बात की जा रही है, लगातार जनता से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी जो इरादे लेकर के मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है उसमें कामयाब हो पाएगी? अभी आगे निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं फोकस आम आदमी पार्टी का उस पर है। देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम कोशिशों के बाद क्या आम आदमी पार्टी को निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कामयाबी मिल पाती है या फिर नहीं। आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के सभी कार्यकर्ता से मिलने का, उनके विचार जानने का और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। नई जिम्मेवारी हमें दी गई है प्रभारी के तौर पे, ये रोहित जी हैं, नए सह प्रभारी के तौर पे। तो हमने ये तय किया है कि पूरे उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में हमें जाना है। अभी कुमायूं का दौरा शुरू किया है, कल हम चंपावत में थे, परसों कल पिथौरागढ़ में थे, चंपावत में थे, रुद्रपुर में थे, अभी कल अल्मोड़ा और फिर नैनीताल जाना है। तो ऐसा कार्यक्रम हमने कार्यकर्ताओं को मिलने का बना। तो कुल मिला के यहाँ पर जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो सभी का यही कहना है कि यहाँ की मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतर पाई है और जनता अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके वोट दिया था, तो आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज लोग बड़ी उम्मीदों के साथ में टकटकी लगाकर आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। उनको इस बात पे इसका उनको गहरा अफसोस है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई होती तो आज बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी मुद्दे हैं के बाद जो संगठन थोड़ा शिथिल पड़ गया था, तो हाईकमान के द्वारा नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और प्रथम बार उनका स्वागत समारोह रखा गया था गढ़वाल और कुमाऊं में, और इस बार जो है प्रत्येक जिले में उनका दौरा है। और इसी संदर्भ में पहले दिन जो है रुद्रपुर, उसके बाद चंपावत, फिर पिथौरागढ़ और आज बागेश्वर में पहुँचे हैं। कल अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, 6 जिलों की बैठकें प्रभारी सह प्रभारी ले रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने गुजरात में, गोवा में, पंजाब में, दिल्ली में संगठन तैयार करके सरकारी बनाई, उसी रोड में बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड में पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हरीश रावत सरकार के दौरान यहां पर वेतन घोटाला हुआ है, आपदा प्रबंधन विभाग में यह घोटाला हुआ है और वहां पर जो लोग काम कर रहे थे उन्हें अन्य विभागों की तुलना में ज्यादा वेतनमान दिया गया है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि 4 कार्मिक ऐसे भी हैं जिन्हें दिसंबर 2016 में फर्जी तरीके से नियमित कर दिया गया था और उन्हें ज्यादा पैसा भी दिया गया है। अब मामले को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की ओर से सफाई भी पेश की गई है। चलिए आपको सबसे पहले ये सुनाते हैं कि रविंद्र जुगरान ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, उसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने क्या कुछ सफाई में कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है, प्रदेश में लगभग 30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को वर्ष 2016 यानी हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल से उनको 1 लाख रुपया प्रति माह मिल रहा है।
30,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर तो 2400 के या 2200 के स्केल पे काम कर रहे हैं, ये दो लोग 4600 के स्केल पे काम कर रहे हैं। तो वेतन निर्धारण में गड़बड़ी की गई है, अनियमितता की गई है, जानते बूझते सोच समझकर वित्त विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ये इनकी गड़बड़ी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें विभाग की ओर से कोई गलती नहीं की गई है, शासन के स्तर पर गलती हुई है और जो कुछ भी खामियां हैं उन्हें वित्त विभाग से परामर्श के बाद इस मामले को लेकर के कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात देहरादून की भी करेंगे। दरअसल देहरादून में बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जलभराव जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आप देहरादून की देख रहे हैं जहां पर बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। देर रात हुई तेज बारिश ने देहरादून में जमकर कहर बरपाया है। विकासनगर के कुंजा ग्रांट में लोगों के घरों में पानी घुस गया। इस दौरान एक घर पूरी तरह से जमींदोज भी हो गया। मुश्किल लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घर का पूरा सामान पानी से बर्बाद हो गया। देर रात तो कई घंटे तक हुई बारिश से इलाके में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तहसील प्रशासन की टीमें भी प्रभावितों का जायजा लेने के लिए क्षेत्र में पहुंची हैं। जी बस वो बारिश आ रही थी और फिर पानी बढ़ गया अंदर आन के। फिर वो जब पानी बड़ा खूब निरा निरा गला गला बढ़ गया पानी। फिर वो खाट वो जमीन बैठी, जब खाट अंदर उतर गई वो हमने सोचा मगर टूट गई वो खाट दिखा। फिर जब हम उठ के बैठे हुए अब हम खड़े हुए वो टूट के, फिर वो टीन की तरफ मेरी निगाह पड़ी। मैंने देखा मगर तो टीन भी खिल गई सारी बने। फिर मैंने ऐसा बाहर काटा, हम बाहर निकले, एकदम नीचे गिर गया। हम यहीं लग चढ़े आन के, यही पैर धराम ना आन गए, एकदम नीचे गिर गया सारा। जी बस वो उत्तराखंड के जंगलों में पौधारोपण को लेकर वन विभाग संजीदा नजर आ रहा है। लगातार इस दिशा में काम भी किए जा रहे हैं, जंगलों में पौधारोपण भी किया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा दावा भी वन मंत्री की ओर से किया गया है। पहली बार ये दावा किया गया है कि जंगलों में पौधों के जीवित रहने की दर में 10% का इजाफा हुआ है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग मुख्यालय में पौधारोपण की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पौधारोपण की दर 54% आंकी गई है। मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य दर को 70 से 75% की आदर्श स्थिति में ले जाने का है। दरअसल गर्मियों के मौसम में अमूमन उत्तराखंड के जंगलों से कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो कोई भी देखना नहीं चाहता है। जंगल जंगल आग लगी हुई नजर आती है, जिसकी वजह से वन संपदा का बड़ा नुकसान होता है। अब ऐसे में जब मॉनसून सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो ऐसे में वन विभाग की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे जंगलों में लगाए जाएं। लेकिन पौधे लगाने के साथ उनकी देखरेख करना भी बेहद जरूरी होता है। अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि जो पौधे जीवित रहते हैं उनकी दर बढ़ गई है, यानी कि ये पौधे जो पहले पौधे नष्ट हो जाते थे उनकी संख्या में अब जो पौधे नष्ट हो रहे हैं उसमें गिरावट आई है। 10% का इजाफा जीवित पौधों की दर में देखने को मिला है और पौधारोपण की दर भी 54% हो गई है, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। आए दिन गुलदार के हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक ऐसी ही खबर पौड़ी शहर से सटे चंदोला राई गांव से सामने आ रही है, जहां घात लगाए बैठे गुलदार ने एक 4 साल की बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची ऋतु राणा अपनी मां के साथ जा रही थी, तभी गुलदार ने उस पर हमला कर दिया था। बच्ची की मां और परिजनों के शोर मचाने पर गुलदार मौके से भाग गया, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले गुलदार ने बच्ची ऋतु की बड़ी बहन को भी हमला करके घायल कर दिया था। मजदूर आदमी हूँ, मजदूर करता हूँ मैं। पहले घटना हुई थी, बड़ी लड़की में अग्रम हो रहा था बाघ के लिए, उसकी थाली में खाना खा रही थी, बाघ उसको पकड़ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाया उसको। तीसरा बार दूसरी लड़की को उसने अटैक किया सर दरवाजे से। चौथा बार सर छोटी लड़की को अटैक किया उसको। अब क्या किया जाए सर, इसके लिए अब मैं ध्यान मुझे करता हूँ, कभी रात को घर में आता हूँ, कभी दिन में सुबह से आता हूँ, रात को घर में आता हूँ मैं सर। उसके लिए क्या किया जाए सर?
मानना क्या है ये बाघ ने तो 24 घंटे इतना आतंक मचा रखा वहाँ पे। उससे पहले एक बड़ी बहन को पकड़ा वहाँ पे, है ना। खैर शासन प्रशासन जो स्टाफ है, विभाग है, आ ही रहे हैं वहाँ पे, गश्त में भी आ ही रहे हैं, लेकिन बाघ का करना क्या है किसी ने भी, है ना। अब भाई साहब लोगों को हम तुरंत फ़ोन करते आते हैं, लगाया उन्होंने, पिंजरा भी लगा रखा है, लेकिन पिंजरे का क्या महत्व, जो भाई बाघ तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। हमले भी करते जा रहा है, पहले गडोली में भी किया उन्होंने, अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले उसी की बड़ी बहन को पकड़ा। क्या किया जाए, शासन प्रशासन क्या सोचता है मतलब इस बारे में। आजकल मतलब जो है अभी तो पहले जो है 14 तारीख में घटना घटी थी, उस चक्कर में हमने गडोली में पिंजरा भी लगा रखा है और लगातार गश्त जारी है। तो घटना के बाद मुझे लग रहा कि गुलदार जो है रोड के नीचे चला गया। उसके बाद ये भी था कि बैंगवाड़ी में भी गया, तो बैंगवाड़ी में तब से जो है ये रोड के ऊपर नहीं गया, तब से रोड के नीचे घूम रहा है। और हमारे द्वारा गडोली में 2 पिंजरे लगाए गए हैं, तो हम लगातार गश्त कर रहे हैं। और पेट्रोल पंप से लेके और गडोली से लेके और ये सर्किट हाउस से होते हुए ATM आवास होते हुए आजकल विकासनगर में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि यमुना नदी के नावघाट पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां से 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान खनन कर रहे कुछ लोग 4 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हिमाचल प्रदेश की ओर भाग निकले। वहीं पुलिस के इस कार्रवाई से इलाके के खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। बुलेटिन के आखिर में बात अल्मोड़ा की भी कर लेते हैं, जहां पर साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर के एक अहम बैठक की गई है, जिसमें यह चर्चा की गई कि आखिर साइंस सेंटर में किस तरह से मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी है। तो साइंस सेंटर का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक दुर्गेश पंत और अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। साइंस सेंटर में बिजली कनेक्शन, पानी की सप्लाई, गार्ड्स की तैनाती जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए, यानी कि जो भी सुविधाएं मुहैया करानी है उसको लेकर के काम किए जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर साइंस सेंटर कब तक बनकर तैयार होता है। अल्मोड़ा के लिए एक सौगात है और बहुत बड़ा अपने आप में एक साइंस सेंटर बनने जा रहा है। सब रीजनल साइंस सेंटर इसको कहते हैं। और केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा का है जो बन रहा है और अभूतपूर्व है। बच्चों के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये अपने आप में बड़ा सेंटर विकसित हो रहा है। इसकी चहारदीवारी और तमाम सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आज 2 वर्ष भी उनके कार्यकाल को पूर्ण हो रहे हैं, तो उनको बधाइयाँ भी हैं। और ये है कि उन्होंने 5 करोड़ सेंक्शन किए मिसिंग लिंक में से। तो आज चहारदीवारी की और जो यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं, उसके लिए एक मीटिंग हुई थी, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें से नेशनल साइंस सेंटर के हमारे बहुत डायरेक्टर, सभी अधिकारी आए, NCSM के आए, और ये हुआ कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कुछ अभी तक का ये है कि हम इसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी वर्ष में हम इसको यहाँ पर प्रारंभ करें, ताकि अल्मोड़ा के लिए। की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।